क्वेश्चन आपका आएगा व्हाट इज द मेथड ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेटिंग द नेशनल, ठीक है ना। प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंड। इसी को जो है बोला जाता है वैल्यू एडेड मेथड। देखिए सारा मीनिंग से क्लियर है, सभी जो मीनिंग से आपका क्लियर। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, उत्पादन में क्या लगता है, कॉस्ट लगता है, फैक्टर ऑफ कॉस्ट। सारे फैक्टर ऑफ कॉस्ट को के मौद्रिक वैल्यू को, मॉनेटरी वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें, यानी पूरे देश में एक हमारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हमारा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर, तो सारे सेक्टर्स के प्रोडक्शन के वैल्यू को अगर मॉनेटरी टर्म में हम ऐड कर देते हैं, यानी कि लैंड, रेंट, लेबर वेज, ठीक है, कैपिटल इंटरेस्ट और इंटरप्रेन्योर का जो वेज सैलरी है, प्रॉफिट है, वो सारा हम ऐड कर देते हैं, तो जब ऐड जो समीशन ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड हमारा हो जाता है, उससे हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाता है। यानी कि जब नेशनल इनकम की बात आती है, तो जब भी नेशनल इनकम की बात आएगी तो हमारे पास क्या आएगा, एनएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट है। जब भी बात आएगी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम लोग एनआई भी बोलते हैं, नेशनल। अब सारा चीज तो हम लोग का क्या कहाँ से निकलता है, जीडीपी से निकलता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से निकलता है, ठीक है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से निकलता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से लेते हैं, ठीक है ना, और एनएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट। अभी तो इतना ही फैक्टर कॉस्ट की बात आ रही है यहाँ। जब एक्सपेंडिचर की बात आएगी, जब इनकम की बात आएगी, तब हम मार्केट वैल्यू पर लेंगे, क्योंकि आपको बताए थे कि एमपी और एफसी है ना, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट प्राइस। ये मार्केट प्राइस का क्या डिफरेंस है आपको बताया, यानी वह मूल्य जो बाजार में प्रचलित होता है, मार्केट में बिकता है, मार्केट में सेल किया जाता है। तो जब मार्केट प्राइस है और फैक्टर प्राइस है, जो हमारा फैक्टर्स का जो कॉस्ट आता है वो फैक्टर प्राइस, इस दोनों में डिफरेंस क्या बताए थे आप, डायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। यानी इसमें जो है हमारा क्या होता है, आईटी इनडायरेक्ट टैक्स जो है जुड़ा रहता है, इसमें नहीं रहता है, इतना ही है। दूसरा चीज आपको डी और एन में अंतर बताए, डी और एन में अंतर क्या बताए, डोमेस्टिक और नेशनल, ये दोनों में कितने का, क्या चीज का अंतर, हाँ ये दोनों में अंतर आपको बताए थे, क्या, एन एफ है ना, आई ए, नेट फैक्टर फ्रॉम द एब्रोड, यही था ना हमारा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द एब्रोड, यानी विदेश से जो हमारा आय, शुद्ध आय जो प्राप्त होगा, यानी कि हमारे यहाँ जो रेजिडेंस, जो हमारा रेजिडेंस जो विदेश में काम कर रहा है, उसका इनफ्लो ऑफ द इनकम हमारे कंट्री में आया, और विदेशी जो हमारे देश में काम कर रहा है, फॉरेनर, नॉन रेजिडेंस, उसका क्या हुआ, इनकम आउटफ्लो। ये दोनों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है वो नेशनल को डिवाइड करता है और इसको डोमेस्टिक को बताता है, समझ रहे, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, एनएफआईए को, और इसमें जो है एनआईटी का हो गया, नेट इनकम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का हो गया, यही ना है। क्लियर है कि नहीं, ये सब पिछला सिर नहीं हिला रहे आप लोग का, पीछे जो नए लोग बोलिए, देखिए लाज शर्म को छोड़ दीजिए, पढ़ने आया है, बीपीएससी कंप्लीट होना है, इसलिए उसको भूल जाइए। अब एक दिन और बताए थे कि लोग हंसेंगे तो हंसने दीजिए, आपका काम तो होगा ना, आपका रिजल्ट तो होगा ना, उसके बाद सब हंसना भूल जाएंगे लोग, अपने आप आपको सम्मान आपके आगे पीछे दौड़ने लगेंगे, इसलिए उसको छोड़िए। देखिए तब तक आपको शॉर्ट में निकालिए, क्लीन करेंगे तो सब चला जाएगा, नहीं कहाँ हो रहा है, तो टेस्टर से भी बेकार हो जाएगा। अच्छा देखिए, केवल आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें बहुत सारा बुक में बहुत तरह का दिया हुआ है, केवल आपको हम बार बार कह रहे हैं कि मूल बात पकड़ के चलना है, समझ गया ना। ये डी फॉर डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में जो है हमारा और नेशनल, ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस क्या बताता है, एन आई टी बताता है। एनआईटी क्या हुआ, नेट, लिखते जाइए, जिनका छुटा हुआ है पहला क्लास है, नेट इनकम है ना, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अवनीश जी आपका लगता है छुटा हुआ था, देख लीजिएगा। अब देखिए इसी से सारा चीज आपको निकल जाए, ठीक है ना। तो जैसे ही डोमेस्टिक से हम एक वर्ड पकड़ के चल रहे हैं, इसमें जीडीपी लग जाएगा, एनडीपी लग जाएगा, वो बाद में लगते चला जाएगा, केवल आप पकड़िए, मूल चीज को पकड़िए क्या है। तो डोमेस्टिक से अगर हम नेशनल की ओर जाएंगे,
तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल की ओर जाएंगे तो उसमें क्या जोड़ देंगे, NIT, तो हमारा क्या बन जाएगा, नेशनल। ठीक है, अभी जो नेशनल हमारा बनेगा फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आइए, नेशनल में हमारा क्या जुड़ा रहता है, NFIA, यही ना है नेशनल में। तो क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय। इसको हम लोग क्या, इसको अपने आपको बताए थे x माइनस m के रूप में भी इसको इंडिकेट। तो ये दो चीज को याद रखना है, इधर से इधर आना है या इधर से इधर जाना, ठीक है ना। या आपको जो है मार्केट प्राइस से आपको जाना है फैक्टर प्राइस की। तो आप देखिए जैसे ही फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस की जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जैसे ही मार्केट से फैक्टर की ओर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नहीं ना है अंतर। अब इधर जाइए, अब इधर नेशनल से डोमेस्टिक की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, NFIA क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा NFI। और जैसे ही जो है हम N से D की ओर आए और D से N की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, D से N की ओर जाएंगे क्या होगा, जैसे डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर उत्पादन है और उसको अगर हम विदेशी आय को भी जोड़ देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम बन जाता है। तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। इस चीज को केवल इतना ही जानना है। ये क्या होगा कि जब लास्ट सेक्शन में बताएंगे कैलकुलेटिंग ऑफ द नेशनल इनकम, जो न्यूमेरिकल टाइप का है, BPSC 2 बार पूछ चुका है, उसमें ये सब फॉर्मूला आपको काम है। ये केवल 2 बात पकड़िए, आप कुछ नहीं याद रखना है, ये NIT याद रखना है, NF नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द एब्रोड याद, और कुछ नहीं रखना है। फैक्टर कॉस्ट में आपको जो है मार्केट प्राइस में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देना, ठीक है। अब जो है अब यहाँ डिप्रेसिएशन एक बात आती है, डिप्रेसिएशन में अलग से होता है, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए अब इसमें सब में जी जोड़ दीजिए, क्या हो गया, GDP हो गया, जी जोड़ दीजिएगा तो GNP हो गया। अभी इसको फैक्टर मार्केट में लेके मत, अभी केवल देखिए कि जी से है ना, डी से एन की ओर हम कब जा रहे हैं, इसको देख। आप देखिए GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि दैट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन, दैट टाइप्स ऑफ द इनकम है ना, विच इज प्रोड्यूस्ड इन द टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री विद इन ए ईयर। एक साल में एक देश के सीमा के अंदर जो कुल उत्पादन होता है, कुल उत्पादन के मौद्रिक मूल्य ही हमारा क्या कहलाता है, GDP कहलाता है। क्लियर हो गया। तो GDP में अगर इसको GNP के रूप में हम लेंगे, फिर आगे जाएंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के रूप में लेंगे, तो ये क्या जुटेगा इसमें, दोनों ग्रॉस है, दोनों हमारा ग्रॉस है, दोनों प्रोडक्ट है, लेकिन अंतर केवल G और फिर N की ओर। क्या करें, जोड़े। अभी D की बात हो रही है, यहाँ पर डिप्रेसिएशन की बात हो रही है। हाँ, जब जो भी डिप्रेसिएशन का क्या डिफाइन बताए थे आपको, कोई बोलिए। हाँ, वो नेट में आ जाएगा, नेट में आ जाएगा। क्या डिप्रेसिएशन से क्या बताया, अगर पूछ देते क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जो है डिफिनेशन ऑफ द डिप्रेसिएशन, मूल्य ह्रास को परिभाषित करें, क्या लिखेगा, क्या लिखिएगा, 5 लाइन लिखना ना पड़ेगा, क्या लिखेगा। वो भी ठीक है, और बोलिए, और कोई बोलिए। तो और भी एक टर्म है टियर वियर है, जो ड्यूरेशन ऑफ द किसी चीज का जो ड्यूरेशन होता है, किसी भी मशीनरी का, किसी भी कैपिटल गुड्स का, उसमें कैपिटल गुड्स जोड़ेंगे हम लोग। तो कैपिटल गुड्स में जो डिप्रेसिएशन आती है, डिप्रेसिएशन यानी मूल्य ह्रास, यानी उसका वैल्यू कम जाता है, धीरे धीरे वो डिक्रीजिंग ओर में चला जाता है। तो दैट इज ऑल कैलकुलेशन ऑफ द डिप्रेसिएशन, दैट इज फॉर द डिप्रेसिएशन, वो मूल्य ह्रास का, ठीक है ना। डीवैल्यूएशन ऑफ द कंजम्पशन यूटिलिटी उसको बोला जाता है। किसी भी चीज के कंजम्पशन यूटिलिटी जो है उसकी घटते चली जाती है, घट जाती है। इसी को हम अदर वर्ड में डीवैल्यूएशन ऑफ द कंजम्पशन यूटिलिटी भी बोलते हैं, कई इंग्लिश किताब में वो लिखता है। तो डी को जब हम लोग डिप्रेसिएशन को पकड़ के चलेंगे, तो जैसे ही इसमें अगर GDP में हम डी डिप्रेसिएशन को घटा देते हैं, ठीक है ना, डेप को हम घटाते हैं, क्या मिल जाएगा। देखिए जैसे भी डी को किसी भी ग्रॉस में घटाइएगा तो नेट की ओर चले जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना, वो शुद्ध आय माना जाएगा, तो नेट की ओर चले जाते हैं। यानी कि अगर डी में ग्रॉस में हम डेप घटा दें तो हम नेट की ओर चले जाते हैं। अब नेट में प्रोडक्ट हो, इनकम हो, कुछ भी जोड़ दीजिए, चला जाएगा। और जब नेट में हम डी को जोड़ देंगे तो ग्रॉस की ओर चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना, बस इस चीज को समझना है केवल। आप जब भी ग्रॉस दिया हो और डिप्रेसिएशन को हमको डिडक्ट करना हो तो नेट की ओर चले जाएंगे, और जब नेट दिया हो और डिप्रेसिएशन भी दिया हो तो ग्रॉस हम उसको ऐड करके निकाल। इतना ही फंडा है, इसी को जानना है। 4-5 टर्म है इसका। और हाँ, एक चीज और है, एक टर्म और था, एक टर्म है आपको, ये जो NIT है, इसका डिफिनेशन क्या है, बोलिए। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बोलिए सुपरवाइजर, बोलिए, खड़ा होइए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड, खड़ा होइए। हाँ, यस, है ना। द डिफरेंस बिटवीन द
है ना, इनडायरेक्ट टैक्स एंड द सब्सिडी, दैट इज कॉल्ड द NIT, नेशनल, है ना, क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ नेशनल के लिए ना, हाँ नहीं ठीक ठीक यही कर रहे, यही तो करेगा, ही नहीं होगा। NIT यहाँ पर जरूरत कहाँ है, NIT का जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि मार्केट के लिए नहीं ना हम लोग कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पे तो जा नहीं रहे, दे दीजिए उसको। चलिए, तो ये NIT है डिफरेंस बिटवीन क्या, हाँ IT इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है, याद रखिए। कैसे होगा बोलिए कोई भी। अगर सब्सिडी ज्यादा हो टैक्स से, सरकार को अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम आ रहा हो और सब्सिडी ज्यादा दे रहा हो तो नेगेटिव चला जाए, और अगर सब्सिडी कम हो और इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा आ रहा हो तो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ भी प्लस माइनस होगा, ये सारा चीज आपको फंडा वहां यूज होगा, जब कैलकुलेट कीजिएगा नेशनल इनकम वहां पर यूज होगा, लेकिन केवल यहाँ पकड़ के चलना है। 4 बातें आप लोग को बता दिया गया, नेशनल से डोमेस्टिक, ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक, फिर डोमेस्टिक से नेशनल, एक हो गया। दूसरा ग्रॉस से नेट, डी का खेला है, वहां डिप्रिसिएशन है, वो ध्यान रखना है। तीसरा फैक्टर से मार्केट, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का है, NIT का वहां पर है। दूसरा आपको आ गया डोमेस्टिक से नेशनल, तो है ना हमारा क्या होता है NIFA का वहां पर स्कोप है। तीसरा NIT में डिफरेंस लेंगे तो हम सब्सिडी को लेके, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इससे आपको नेट से हम लोग ग्रॉस की ओर जाएंगे तो ये सब क्या होगा, दोनों फिर जुड़ जाएगा, सब्सिडी भी जुड़ जाएगा, NIT भी जुड़ जाएगा, डिप्रिसिएशन भी जुटेगा, और हम ग्रॉस की ओर चले जाएंगे। लेकिन जस्ट रिवर्स जाएंगे तो क्या होगा, डी भी घटेगा, NIT भी घटेगा और सब्सिडी भी घट जाएगा, ये ध्यान रखना। चलिए इसको हटाइए, हानि खत्म। तो पढ़ाया हुआ था, खाली रिवाइज कर दिए कि चूंकि यहाँ पर इसको बताना था, पढ़ाया ही हुआ है, थोड़ी लिखते रहिए। अब इधर आइए, देखिए तब देखिए इसको वैल्यू एडेड जो है क्यों बोला जाता है, प्रोडक्शन मेथड को वैल्यू एडेड मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स के वैल्यू को ऐड करते हैं, सारे फैक्टर्स के वैल्यू को ऐड करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास रेंट है, वेज है, कैपिटल का आपको है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्लस प्रॉफिट, ये सबको जब आप ऐड कर देते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन का जो तीनों सेक्टर्स का आपका आता है, प्राइमरी सेक्टर लिखते जाइए आप लोग, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, पेंसिल सटता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था में 3 ही क्षेत्र है। इसी तीनों क्षेत्र का टोटल प्रोडक्शन आउटपुट को जब हम ऐड कर देंगे, सारे वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो हमको जो है प्रोडक्शन मेथड का वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसी में अगर इस सारे वैल्यू को जी लगा देंगे तो ये GVA हो जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्योंकि अब डिफाइन किया गया। आप तो GVA पे कैलकुलेट एट द मार्केट प्राइस पे लेते हैं, बाकी GDP जो है द फैक्टर कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए ये हो गया, अब लिखा दे इसको डिटेल में। आइए इनकम मेथड, इनकम मेथड क्या कहता है, इनकम वर्ड से जुड़ा हुआ आय, यानी सारे पूरे अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर्स का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, अर्थात कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, ये सारे सेक्टर्स का इनकम को अगर ऐड कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, समेशन कर देते हैं, और देयर आफ्टर है ना दैट अमाउंट विल बी गेट ड्यूरिंग ए ईयर इन द वैल्यू ऑफ द मॉनेटरी, दैट इज कॉल्ड द इनकम मेथड। वो इनकम हर देखिए हर आदमी की इनकम होती है ना, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, इंडिविजुअल हो, हाउस होल्ड हो, फर्म हो, इंडस्ट्री हो, तो ऑल टाइप्स ऑफ इनकम फ्रॉम द ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विल बी एडेड, दैट इज कॉल्ड द इनकम मेथड। वो इनकम मेथड हमारा कैलकुलेट, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर पर कैपिटा इनकम हमको पता हो, यानी एक भारत के एक व्यक्ति की आय हमको पता हो, तो क्या पूरे भारत का पता नहीं चलेगा, चलिए पर कैपिटा इनकम इंटू 130 करोड़ इंटू कर देंगे, हमारा देश का नेशनल इनकम हमको पता चल जाता है। अगर देश का नेशनल इनकम हमको पता है, राष्ट्रीय आय पता है, तो पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन हम डिवाइड कर देंगे। दूसरा मेथड हो गया कि अगर हमको P और Q पता हो, नेशनल इनकम निकालना है तो P और Q पता हो, यानी P हो जाता है मार्केट प्राइस हो गया, अब क्वांटिटी हो गया टोटल आउटपुट हो गया, तो टोटल आउटपुट को अगर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा निकल जाएगा इनकम मेथड से हम निकाल लेंगे, ऑलरेडी हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा। मान लेते हैं कि पूरे भारत के टेरिटरी में 100 मिलियंस का प्रोडक्शन हुआ, क्वांटिटी आ गई हमारे पास, और प्रोडक्शन यूनिट में कॉस्ट जो है, जो प्राइस है, मार्केट वैल्यू 100 आया, तो 100 इंटू 100 हो गया हमारा देश का नेशनल इनकम। तो वेन एवर वी विल है ना एड दैट ऑल टाइप्स ऑफ इनकम फ्रॉम द ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, है ना, दैट मेथड विल बी कॉल्ड द, सारे इनकम्स को हम जोड़ देते हैं, दैट इनकम्स फ्रॉम द इंडिविजुअल, दैट इनकम्स फ्रॉम द फर्म, दैट इनकम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, ऑल सेक्टर। तो इस तरह से हमारा इनकम मेथड क्लियर हो गया यहाँ तक।
एक्सपेंडिचर मेथड, वर्ड से ही क्लियर है, यानी सारे खर्चे को हम जोड़ दें, सारे खर्चे को हम जोड़ दें, यानी जितने तरह का खर्च हो रहा है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का खर्च हो, प्राइवेट सेक्टर का खर्च हो, हाउस होल्ड का खर्च हो, फर्म का खर्च हो, इंडस्ट्री का खर्च हो, सारे खर्चे जब हम ऐड कर देते हैं वो हमारा क्या निकल जाता है, नेशनल इनकम। तो इस तरह से आपको क्या दिखता है कि ऑल टाइप्स ऑफ जो है इनकम, यानी तीनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। प्रोडक्शन मेथड में भी वही नेशनल इनकम आएगा, इनकम मेथड में वही नेशनल इनकम आएगा, और एक्सपेंडिचर। तो आप देखेंगे कि तीनों में नेशनल इनकम कैलकुलेशन हो जाता है। तो आप कहेंगे कि सर ये तीनों क्यों यूज किया जाता है, तीनों का एक ही है, क्योंकि हर मेथड में कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ उसका डिमेरिट है, जिस कारण से जो है अलग अलग मेथड अलग अलग सेक्टर के लिए यूज है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी विधि के द्वारा की व्याख्या करें। तो राष्ट्रीय की जो गणना है वो मिक्स्ड है, इसका इसी से फिर लास्ट में जो भारत अपनाता है, क्योंकि आप वी नो ऑल द बेस्ट, हम लोग जानते हैं इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री, ऑल सेक्टर्स आर द नॉट डेवलप्ड, कुछ सेक्टर्स काफी पिछड़े जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर हमारा बहुत ज्यादा आगे, बहुत आगे, तक हम कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। लेकिन हम मिक्स्ड मेथड को इसलिए लेते हैं कि एग्रीकल्चर में कई ऐसी खामियां हैं जहां पर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, इंडस्ट्री में कई ऐसे इंटरमीडिएट गुड्स हैं जहां पर कि जो है हमको 2 बार काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, डबल काउंटिंग। एक्सपेंडिचर मेथड में कई ऐसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन है जिसको 2 बार काउंट हो जाता है, यानी कि 2 बार यूज होता है उसको, तो दोनों बार जो वैल्यू उसके निकाली जाती है उसको ऐड की जाती है, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होता है, तो एक्यूरेसी ऑफ द नेशनल इनकम नहीं आता। तो दिस इज द रीजन टू अडॉप्ट द मिक्स्ड मेथड बाय द इंडिया, है ना, टू रिमूव द सो मेनी टाइप्स ऑफ द एनोमलीज फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल। जितनी तरह की खामियां हैं उसको दूर करने के लिए भारत जो है मिक्स्ड विधि को राष्ट्रीय आय निकालने के लिए अपनाएगा। उसमें हम लोग तीनों लिखेंगे, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, और ये अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग, जहां जो फिट होता है वहां वो अप्लाई, पूरा हमारा एक्यूरेसी क्लियर है यहाँ तक। इस पे क्वेश्चन बीपीएससी पूछा और इस पर आने की आपको चांस है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, इस पे लिख लीजिए जल्दी से, और बीच में जो और टर्म मिलेगा वो भी हम बताते चले जाए, क्लियर हो जाए। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना ब्रह्मास्त्र है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको 5 क्वेश्चन थ्योरी मिल जाता है तो जम के लिखिए, एकदम खूब बढ़िया से लिखिए, और नहीं मिलता है तो लास्ट में नेशनल इनकम लिख दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई डायग्राम नहीं है, आपका प्योर लिटरेचर है, इसको पूरा एकदम थॉरोली लिख देना है केवल, और आप इसमें बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे कि आप कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंशन कर दिए, रिसर्च कर दीजिए, कुछ जोड़ दीजिएगा, तो नहीं कर पाएंगे इसको आप बहुत कुछ, क्योंकि मेथड है ना, ये एक मेथड है, एक डिफिनेशन है, इसमें आप क्या करेंगे इसमें बहुत ज्यादा। तो इसको जो है लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, बीपीएससी तीनों। हाँ, अवधारणा आप लिखाएंगे, अवधारणा में ही तो जीडीपी आता है, जीएनपी आता है, एनएनपी आता है, एनडीपी आता है, उसी में अवधारणा का इंग्रीडिएंट्स होता है जिसको एग्रीगेट्स ऑफ द नेशनल इनकम बोला जाता है। मिक्स्ड मेथड में जब तीनों मेथड का उपयोग किया जाता है, प्रोडक्शन मेथड भी, हाँ, इनकम मेथड भी, एक्सपेंडिचर मेथड भी, दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड मेथड। इसको मिक्स्ड मेथड जो कौन अपनाता है, अब जो डेवलप्ड कंट्री है उसके लिए अपना अलग है, ग्रॉस वैल्यू एडेड अपना वो निकाल लेता है, उसे करता है। अच्छा, इसमें तो आप देखे ही होंगे कि जीडीपी में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारा जीडीपी एट द मार्केट प्राइस जो हम लोग निकालते हैं अभी, तो उसमें हमारा आपको कैलकुलेशन में वो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम है ना उसमें, इसलिए तो जीबीए को अपनाया गया। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है मेथड एट द मार्केट प्राइस क्यों अपनाया गया, क्यों अपनाया गया, रीजन उसका वही है, क्योंकि आप जो है बताए थे ना, वैल्यू एडेड बताए थे ना, किनका छूटा हुआ है वैल्यू एडेड, आप नहीं पढ़ी है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ, हम बताए थे आपको, एक तो आपको व्हीट का उदाहरण हमने लिया था। देखिए, एक होता है कि आपको ग्रॉस एडिंग होता है, ग्रॉस एडिंग ऑफ द वैल्यू, मार्केट प्राइस में ग्रॉस आप एड कर दीजिए। जैसे आपको बताया गया था, मान लेते हैं कि आपका मिल्क है, ठीक है, मिल्क ही ले लेते हैं, एक बात है, मिल्क का कई रूप है, ठीक है, तो मिल्क जब प्रोडक्शन हुआ तो मिल्क इज द रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल है एक तरफ, लेकिन मिल्क है ना विल बी कन्वर्जन इनटू द सो मेनी टाइप्स, मिठाई भी बन सकता है, दूध भी, दही भी बन सकता है, खीर भी बन सकता है, मान लेते हैं आइसक्रीम बना देता है, तो मिल्क का जो प्राइस 100 रुपए है केजी मान लेते हैं, और आइसक्रीम बना तो 150 रुपए केजी हो गया, तो जो 100 से 150 बढ़ा तो दैट इज द एडिशन ऑफ वैल्यू, वैल्यू बढ़ गया ना उसका। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो 100 प्लस 50 जोड़ते हैं तो 150 आ जाता है ना हमारा, 100 प्लस 150 जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा, 100 रुपीज प्लस 150 रुपीज तो 250 आ गया। लेकिन जब जीबीए निकालेंगे हम तो दोनों का डिफरेंस निकाल के हम लोग बढ़ेंगे, तो हमारा जो वैल्यू एडिशन हुआ मात्र 50 का हो, तो 50 कैलकुलेट करेंगे। जब आइसक्रीम को टेकअप करेंगे, मान ले मिल्क हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो, बीच का उपयोगिता होगी, मध्यवर्ती उपभोग हो गया, तो उसको नहीं करें, उसको छोड़ देंगे, 50 रुपये उसको ऐड करें। इसमें तो चूंकि आप
फ्लावर का बहुत अच्छा उदाहरण था, 3 स्टेज था उसमें, हाँ उससे क्लियर हो जाता था। देखिए जो नए उनको समझ लीजिए कि एक फार्मर है, वह प्रोडक्शन करता है अपने फील्ड में वीट का, गेहूं का प्रोडक्शन। तो 100 क्विंटल अगर गेहूं हुआ और उसने 1 लाख रुपए में उसको बेच दी, मान के चलते क्या हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, तो 1 लाख रुपए उसका तो आ गया, रॉ मटेरियल का आ गया उसके पास। देयर आफ्टर वह गेहूं चला गया फ्लावर मिल में, आटा पीसने वाली चले गई वो मशीन में चला गया, वहां पर जो है कन्वर्जन हो गया, रूप बदल गया, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई तो वैल्यू एडेड हो गया। अब उसने जो है वह 1.5 लाख रुपए में सारे गेहूं को बेच दिया, मतलब आटा को बेच दिया, पैकेजिंग कर, यहाँ पर 50 का वैल्यू एडिशन हो। उसके बाद वह जो है वह फ्लावर जो है वो आटा चला गया बिस्किट कंपनी के पास, और बिस्किट कंपनी जो है उसमें उसी आटे से बिस्किट बनाया और उसने 2 लाख रुपए में उसको सेल कर दिया, तो फिर 50,000 का फिर वैल्यू एडिशन हो गया। तो जब हम जीडीपी एट द मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो पहला हम क्या लेंगे 1 लाख रुपए, दूसरा फिर लेंगे 1.5 लाख रुपए, फिर तीसरा लेंगे 2 लाख रुपए, तो टोटल जीडीपी एट द मार्केट प्राइस बता रहा है। लेकिन जब जीवीएम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तो केवल हम एडिशन को, तो जैसे ही व्हीट से फ्लावर, फिर जैसे ही वो फ्लावर से बिस्किट बना तो फिर 50 आ गया, तो इस तरह से हमारा 1 लाख रुपए हो, और 1 लाख हमारा वो ग्रॉस जो हमारा रॉ मटेरियल उसका हो। तो इससे एक्यूरेट कैलकुलेशन आता है, इसीलिए जीवीए को एडॉप्ट